हेलो, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम डॉक्टर सुरभि है और आज हम लोग फेलिक्स में बात करने जा रहे हैं फिजियोथेरेपी से रिलेटेड कुछ चीज़ों को लेकर। हमारे साथ डॉक्टर रिंकू हैं। इनकी एक्सपर्टीज़ है स्पोर्ट्स इंजरीज में। इनको अराउंड 8 इयर्स का एक्सपीरियंस है विद द स्पोर्ट्स इंजरी अलॉन्ग विथ जीरियाट्रिक एंड पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी। सो लेट्स वेलकम हिम। हेलो सर, कैसे हैं आप? सर एक्चुअली मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि फिजियोथेरेपी जो ब्रांच है तो उसमें बेसिकली किस चीज़ों को डील करते हैं आप ब्रॉडली? देखिए, फिजियोथेरेपी में आपके काफ़ी सारी स्पेशलाइजेशन आता है। जैसे स्पोर्ट्स इंजरी हुआ, इसमें सारी आपकी जो आपकी स्पोर्ट्स इंजरी है वो सभी आती है। और उसके बाद आपका ऑर्थो की आती है। ऑर्थो में स्पेशलाइजेशन होता है जिसमें आपका जॉइंट्स पेन मतलब, और आपका न्यूरो भी आता है इसमें। जैसे सी वाला स्ट्रोक वाले पेशेंट होते हैं, और आपके बेल्स पाल्सी वाले पेशेंट होते हैं, सेरेब्रल पाल्सी वाले पेशेंट होते हैं, पार्किंसन वाले पेशेंट होते हैं। उसके बाद आपका कार्डियो भी आता है, कार्डियो रिहेबिलिटेशन भी आता है, जिसमें आपके जितनी भी आपकी जैसे एस्थमा वगैरह होती है, सीओपीडी कंडीशन होती है, वो उन सबको रिहेबिलिटेट किया जाता है। और आपका पीडियाट्रिक्स में भी आता है, जैसे डिले माइलस्टोन होता है आपका उसमें। तो डिले माइलस्टोन जो बेसिकली बच्चों में मिलता है, उनका भी रिहेबिलिटेशन होता है इसमें। तो काफ़ी ब्रॉड हो चुका है इस टाइम जो फिजियोथेरेपी का होता है। जीडियाट्रिक्स भी होता है। जैसे ओल्ड पेशेंट में क्या होता है कि ओल्ड जो होते हैं +70+ जो पेशेंट होते हैं, उसमें बैलेंस और इम्पेयरमेंट की प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए भी रिहेबिलिटेशन कराते हैं। सर जैसे कि अमूमन देखा गया है 70+ या 60+ की बात करें तो टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज होती हैं, समटाइम्स ड्यू टू इंजरी, समटाइम्स ड्यू टू एज डिजेनरेटिव चेंजेस। तो उस केस में फिजियोथेरेपी का क्या यूज है? देखिए, यदि आप रिप्लेसमेंट की बात करते हैं तो रिप्लेसमेंट के बाद तो जो फिजियोथेरेपी होती है कंपलसरी होती है, बिकॉज आप ऑर्थोपेडिक सर्जन होते हैं, वो आपका जो आर्टिकुलर सरफेस है वो एक खराब आर्टिकुलर सरफेस को रिप्लेस करके आपको मेटल रिप्लेसमेंट आर्टिकुलर सरफेस बना के दे देते हैं। बट उसके बाद जो मेन वर्क जो बचता है वो फिजियोथेरेपी का बचता है। आपको वापस से मसल्स को रिस्टोर करना होता है, स्ट्रेंथ करना होता है, जो रेंज ऑफ मोशन है उसको इंक्रीज करना होता है। जो भी बिकॉज आपको जब रिप्लेसमेंट हो जाएगा आपके नी का, तो उसके बाद मेन जो फंक्शन बचता है रीस्टोर करना होता है पावर को, मसल्स की और रेंज की बेसिकली। तो इसमें जो मेन जो वर्क है सर्जरी के बाद वो फिजियोथेरेपी का ही बचता है। ठीक है सर। सर जैसे कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई है तो फॉर एन इंस्टेंस अगर आज पेशेंट की नी रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई है, सारा कुछ कंप्लीट हुआ है, तो कितने टाइम बाद से फिजियोथेरेपी हम लोग चालू करा सकते हैं? अराउंड हम लोग सेकेंड और थर्ड डे से स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आप एक्सरसाइज किस तरह की करा रहे हैं। तो बेसिकली स्टार्टिंग में हम लाइट एक्सरसाइज के साथ स्टार्ट करते हैं। जैसे आप इसमें आप सबसे पहले मसल्स को स्ट्रेंथ करना स्टार्ट करते हैं। आप रेंज स्टार्टिंग में नहीं लेके आते, आप सबसे पहले स्ट्रेंथ पे काम करते हैं। तो उसमें 2 तरह की एक्सरसाइज होती है आपकी, आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक एक्सरसाइज होती है। तो स्टार्टिंग में हम सेकंड या थर्ड डे से आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कर देते हैं मसल्स का। बेसिकली मसल्स को रिहेबिलिटेट करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर देन धीरे धीरे जैसे मसल्स स्ट्रेंथ होती है तो फिर हम जाते हैं रेंज की तरफ। फिर हम जॉइंट का जो रेंज है उसको बढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। सर बेस्ट फिजियोथेरेपी इन केस ऑफ नी रिप्लेसमेंट क्या होगी? देखिए, बेस्ट कोई भी रिप्लेसमेंट के बाद कोई भी थेरेपी होती है तो उसका एक प्रोटोकॉल क्या होता है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है? पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। बेसिकली पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है। किसी पेशेंट में रिकवरी जल्दी आ जाती है, किसी पेशेंट में रिकवरी जो डिले होती है। तो यदि रिकवरी अच्छी है पेशेंट में तो अराउंड ये लगा के चलिए कि 15 to 20 डेज में रिकवरी आ जाती है। पेशेंट अपने आप से चलना स्टार्ट कर देता है विदाउट वॉकर। ठीक है सर। अगर जैसे कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई है और किसी कारणवश अगर फिजियोथेरेपी नहीं करवाते हैं तो उससे क्या क्या परेशानियां हो सकती उससे हैं देखिए मरीज को? काफी सारे कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। जैसे मसल्स आपकी वीक पड़ सकती है। आपका जो रेंज है बेसिकली जॉइंट का, यदि आपका नी रिप्लेसमेंट हुआ है तो उसमें आपका जो रेंज है आपका नी का वो रुक जाता है। जो फुल रेंज है वो नहीं आ पाता उसमें सर। अराउंड फिर आपका 30 या 40% ही आप अपने आप से रेंज ला सकते हैं। सर जैसे कि फिजियोथेरेपी एक वे ऑफ ट्रीटमेंट है तो हर केसेस में पर्टिकुलरली उसको एक संभावित ड्यूरेशन तक कराते
हैं। जी। तो अगर नी रिप्लेसमेंट की बात करें तो इसका कोई एक प्रिस्क्राइब्ड ड्यूरेशन होता है कि कितने टाइम तक कराना चाहिए? देखिए, ये चीज़ वैसे तो अराउंड 1 मंथ के आसपास कराना होता है, कंपलसरी होता है कि आपका रिप्लेसमेंट हुआ तो आपको 1 मंथ आपको कंपलसरी है फिजियोथेरेपी लेना। ठीक है, बिकॉज मसल्स को भी रिस्टोर करना है आपको और रेंज को भी इंक्रीज करना है। तो 1 मंथ तो आपको बाकायदा रिहेबिलिटेशन लेना ही पड़ता है किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट से। उसके बाद ये है कि उसके बाद आप एक्टिवली अपने आप से एक्सरसाइज करके मेंटेन करके रख सकते हैं उसको। ठीक है सर, बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं कि सर्टन ऑपरेशंस होने के बाद फिर हम लोगों को अवॉइड करना होता है। तो अगर नी रिप्लेसमेंट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो उस केस में किन चीजों को, किन एक्टिविटीज को हमने अवॉइड करना होगा इनिशियली जब होता है, और फॉर अ लाइफ टाइम क्या आप टिप्स देना चाहेंगे? देखिए, स्टार्टिंग में जैसे रिप्लेसमेंट होता है तो हमें कुछ प्रिकॉशन वगैरह लेना होता है। जैसे स्टार्टिंग में, जैसे इनिशियल यदि बात करें कि अभी विद इन 1 वीक में यदि सर्जरी हुई है तो हम फुट अपने पैर पे पूरा वजन नहीं ले सकते। स्टार्टिंग में धीरे धीरे बेसिकली प्रोग्रेशन कराना होता है। पहले मसल्स को स्ट्रेंथ करते हैं, देन उसके बाद रेंज को इंक्रीज करते हैं, तब उसके बाद धीरे धीरे जो आप उसमें भी डिवीजन होता है। जैसे स्टार्टिंग में पहले स्टार्टिंग में पार्शियल वेट बेयरिंग कराते हैं, फिर उसके बाद फुल वेट बेयरिंग कराते हैं। तो एक स्टेप बाय स्टेप आप प्रोटोकॉल लेके चलते हैं स्टार्टिंग में। तो स्टार्टिंग में जो बेसिकली प्रिकॉशन लेना होता है कि आप स्टार्टिंग में एकदम से आप वेट पैर पे नहीं ले सकते। फिर धीरे धीरे आप पार्शियल वेट स्टार्ट करते हैं, जैसे आप 15 to 20 डेज बाद, देन उसके बाद 1 मंथ के बाद फुल वेट बेयरिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो वो डिपेंड करता है, वो लाइक पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। दूसरी चीज कि सभी में सेम रिकवरी नहीं आती स्टार्टिंग में। कोई पेशेंट इनके जैसे डायबिटिक पेशेंट है तो डायबिटिक पेशेंट में जो रिकवरी है वो तो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए उसको थेरेपी की नीड पड़ती है। कभी कभी ऐसा होता है कि अराउंड 3 मंथ भी थेरेपी की नीड पड़ जाती है उस पेशेंट को। जैसे डायबिटिक पेशेंट है या कोई उसको कोई पुरानी प्रॉब्लम चल रही है। सर, आजकल के ज़माने में जैसे कि पेशेंट्स क्या नॉर्मली भी बात करें तो सिटिंग वाला वर्क ज़्यादा है ऑफिस कल्चर में। तो उस केस में बहुत सारे मरीजों को होता है कि फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम हो जाती है। तो उस केस में क्या करना चाहिए, क्या बेस्ट टिप्स आप देना चाहेंगे? देखिए, यदि हम फ्रोजन की बात करते हैं तो फ्रोजन तभी डेवलप होता है यदि आपकी किसी तरह से किसी भी रीजन की वजह से शोल्डर में छोटी मोटी कोई भी माइनर इंजरी डेवलप होती है। माइनर इंजरी जब डेवलप होती है तो आप लगातार वर्क करते रहते हैं अपने बेसिकली उस छोटी मोटी पेन पे आप ध्यान नहीं देते। तो वो छोटा मोटा पेन फिर आपका माइनर से मेजर हो जाता है, तो मेजर इंजरी में कन्वर्ट हो जाता है। जब वो मेजर इंजरी में कन्वर्ट हो जाता है तो बेसिकली क्या कहते हैं, आप बॉडी अपने आप को सेल्फ डिफेंस करने के लिए मसल्स को स्पाज्म में लेके चली जाती है, जिससे आपका जो रेंज है वो कम हो जाता है। तो वो बेसिकली फ्रोजन की भी एक स्टेज होती है कि इनिशियल स्टेज है। इनिशियल स्टेज में आपका पेन बेसिकली पेशेंट को ज़्यादा फील होता है और रेंज कम डिक्रीज होते हैं। लेट स्टेज में क्या होता है कि पेशेंट का रेंज कम हो जाता है और पेन कम हो जाता है, मतलब रेंज कम हो जाएगा पेशेंट का जॉइंट का और पेन भी कम हो जाएगा उसमें। सर, जैसे कि LSCA सर्जरीज होती है जी, तो गायनेकोलॉजिकल सर्जरीज में समटाइम्स पेशेंट को काफ़ी प्रॉब्लम होती है, बैक पेन के इश्यूज हो जाते हैं। तो कहाँ तक कारगर होगा उस केसेस में फिजियोथेरेपी, और क्या क्या यूज होंगे? देखिए, स्टार्टिंग में जैसे मैंने बताया कि फिजियोथेरेपी इस टाइम मतलब सभी फील्ड में, चाहे आप गायनी की बात करें, चाहे ऑर्थो की बात करें, चाहे न्यूरो की, चाहे कार्डियो पल्मोनरी की बात करें, सभी फील्ड में सक्सेसफुल है आपकी फिजियोथेरेपी। और स्पेशली दोनों तरह की सर्जरी होती है, मतलब दोनों तरह की फिजियोथेरेपी होती है, प्री भी और पोस्ट भी। आप प्री रिहेबिलिटेशन भी ले सकते हैं, पोस्ट रिहेबिलिटेशन। यदि कोई आप सर्जरी करा रहे हैं, जैसे आपकी ऑर्थो की कोई सर्जरी करा रहे हैं, न्यूरो की कोई सर्जरी करा रहे हैं, गायनी की कोई सर्जरी करा रहे हैं, तो आपको 2 तरह के रिहेबिलिटेशन आपके सामने होते हैं। एक प्री होता है, मतलब सर्जरी से पहले आप रिहेबिलिटेशन के केस में तो ऑफ कोर्स बैक पेन का इशू बना रहता है, क्योंकि वही चीज है, कोई भी सर्जरी होती है तो उसके कुछ ना कुछ बाद में कॉम्प्लिकेशन आते हैं। तो वही चीज मैं बता रहा हूँ कि यदि आप प्री रिहेबिलिटेशन लेते हैं किसी भी सर्जरी से पहले, तो आपके जो कॉम्प्लिकेशन है वो कम हो जाते हैं। सर्जरी के बाद जो कॉम्प्लिकेशन आने होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो आप प्री, यदि आप कोई भी सर्जरी वो कर रहे हैं, आप प्लान कर रहे हैं, तो उससे पहले प्री रिहेबिलिटेशन लेंगे, तो उससे आप सर्जरी के बाद के जो बेसिकली कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जैसे आप बता रहे कि बैक पेन की प्रॉब्लम होने लगती है, तो उस तरह की प्रॉब्लम नहीं होती फिर।
सर अब जैसे बच्चों की ही बात करें तो माइलस्टोन डिलेड बहुत सारे केसेस में जी। होते हैं, या सेरेब्रल पाल्सी भी होती है बच्चों को। तो ऐसे केसेस में लाइक कैसे हम लोग यूज करते हैं फिजियोथेरेपी का, और कहाँ तक करेक्शंस हो सकते हैं? देखिए, डिले माइलस्टोन की बात करते हैं तो उसमें ये होता है कि पेशेंट जो बेसिकली बच्चे जो चाइल्ड होते हैं। चाइल्ड जो हाँ होते हैं, जी। बेसिकली बच्चे जो होते हैं, वो अपनी एक एज से होता है कि जो बच्चा की 7 से 8 महीने में सिटिंग स्टार्ट कर देता, तो उस तरह के बच्चे जो सिटिंग नहीं कर पाते हैं और वॉक जैसे भी डिलेड हो जाती वॉक है। भी डिलेड हो जाते हैं, तो बेसिकली हम क्या करते हैं कि हम डिफॉर्मिटी को बेसिकली रोकते हैं कि पेशेंट बच्चे के अंदर किसी तरह की डिफॉर्मिटी ना आए, और मसल्स को स्ट्रेंथ करने की कोशिश करते हैं। मसल मूवमेंट के थ्रू, पैसिव मूवमेंट के थ्रू कुछ एक्टिविटी वगैरह कराते हैं बच्चों को, जिससे उनकी मसल्स जो स्ट्रेंथ हो जाती है। तो काफ़ी हद तक जो बेसिकली जो डिलेड जा रहा है बेसिकली मूवमेंट, उसको हम काफ़ी हद तक एक्सरसाइज के थ्रू वापस लेके आ जाते हैं एक प्रॉपर टाइम पे। ओके सर, थैंक यू सो मच। आपने काफी सारे इन्फॉर्मेशन दिए और हम लोगों को भी काफी कुछ जानने को मिला कि इनकेस अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, चाहे वो गायनोकोलॉजिकल हो या फिर पीडियाट्रिक हो, बच्चों से संबंधी हो या फिर ओल्ड एज से रिलेटेड हो, तो इन सारे केसेस में फिजियोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर भी अगर कोई भी क्वेश्चन या क्वेरीज रह गई हो तो प्लीज डू राइट इन द कमेंट बॉक्स। हमारी इंक्वायरीज सॉल्व करने के लिए हम बैठे हुए हैं आपके लिए। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है कि आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, सो दैट लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।